हेलो फ्रेंड, वेलकम इन होम नर्सिंग अकेडमी। मैं नील कांटेवाला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे राजस्थान सीएचओ प्रीवियस एग्जाम पेपर जो भी 2020 में एग्जाम लगी थी राजस्थान सीएचओ की, उसके बारे में। उसमें किस तरह के क्वेश्चन आए थे उसके बारे में हम बात करेंगे, और आगे आने वाले एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं हम उस पर भी बात करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप राजस्थान सीएचओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैंने पूरे 100 क्वेश्चन लिए हैं। पिछली बार पूरे 100 क्वेश्चन का पेपर आया था, इसी बार भी 100 क्वेश्चन का पेपर आएगा। तो उस क्वेश्चन पेपर में भी आपको इससे मिलते जुलते कुछ आंसर मिलेंगे। तो ये आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा। जो 2020 वाला पेपर है हम ये वापस से आपके लिए रिवाइज कर रहे हैं। आपको भी पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आए थे और अब कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आपको जरूर देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप सीएचओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, राजस्थान सीएचओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए हमारे पास एक कोर्स अवेलेबल है। कोर्स है 399 रुपए में है, 1 साल के लिए। ठीक है, 399 रुपए में 1 साल के लिए है, जिसमें आपको सीएचओ की पीडीएफ मिलेगी जिसको आप डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हो। उसमें आपको मेगा टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, और जीके रीजनिंग के एमसीक्यूज मिलेंगे। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर वो भी देखने को मिलेंगे, सिर्फ 399 रुपए में 1 साल के लिए। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन है होम नर्सिंग अकेडमी, गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, अब हम अपना वीडियो आगे शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? जो भी विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन में देखिए, 10 मई, 1 दिसंबर, 11 मार्च या 7 अप्रैल। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपको कमेंट करना है। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, वो होगा 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे, ये कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। जो भी डब्ल्यू एच ओ है, ठीक है, डब्ल्यू एच ओ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी कब? इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, तो 7 अप्रैल को हम क्या बनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। कुछ डेट है वो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकती है, जैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म पूछ लेते हैं। ठीक है, डब्ल्यूएचओ के डेट के बारे में पूछ लिया। ठीक है, तो ये डेट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। इसमें मैंने अभी के जो भी वर्तमान राष्ट्रपति है वो डाले हैं। आपको उस टाइम के कौन से थे वो भी मैं बता दूंगा। तो आपको ये बताना है अभी के कौन से हैं वर्तमान राष्ट्रपति। ऑप्शन में देखिए, श्री वेंकैया नायडू, श्री प्रणब मुखर्जी, द्रौपदी मुर्मू और श्री लाल कृष्ण आडवाणी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो अभी इस टाइम पे है, मैंने इसको एडिट कर दिया है कहीं आपके दिमाग में वही रहे। तो इस टाइम पे कौन है? इस टाइम पे द्रौपदी मुर्मू। इस टाइम पे राष्ट्रपति कौन है, प्रेसिडेंट कौन है? वो है द्रौपदी मुर्मू। और उस टाइम पे 2020 में कौन थे? 2020 में थे रामनाथ सिंह कोविंद। ठीक है, और जो पेपर था वो हिंदी और इंग्लिश में आया था। ठीक है, और उसमें हिंदी भी ऐसी थी कि मोस्टली स्टूडेंट को तो हिंदी समझ में नहीं आई कि ये कौन सा क्वेश्चन है, क्या पूछ लिया। ठीक है, तो कौन थे उस टाइम पे 2020 में अपने राष्ट्रपति थे रामनाथ सिंह कोविंद। उस टाइम पे ये आंसर सही था। और इस टाइम पे कौन है? तो वो है द्रौपदी मुर्मू। अभी 2022 में कौन है? द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट, एमटीपी एक्ट भारतीय संसद द्वारा कब लागू किया गया? एमटीपी एक्ट कब लागू किया? ऑप्शन में देखिए, 1962, 1971, 1965 और 1984। राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन बी। वैसे 1971 में जो भी एमटीपी एक्ट है वो आया था, लेकिन इसको लागू किया गया था 1972 में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित डिजीज में से कौन सी डिजीज को भारत से एलिमिनेट किया जा चुका है? ऐसी कौन सी डिजीज है जिसको भारत से एलिमिनेट कर दिया गया है या उन्मूलन? ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, वहां पे उन्मूलन पूछा था। ठीक है, ऐसी कौन सी डिजीज है जिसका उन्मूलन हो चुका है? ऑप्शन में देखिए, टीबी, मलेरिया, पोलियो और एड्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट करना है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी,
पोलियो भारत से एलिमिनेट हो चुका है। इसका लास्ट केस आया था 2011 में और 2014 में इसको क्या कर दिया गया है, एलिमिनेट घोषित कर दिया गया है। ठीक है, कौन सी डिजीज है, पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति, हरित क्रांति मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन का आह्वान किसने किया था? जो भी ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसका आह्वान है किसने किया था, उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? ऑप्शन में देखिए, वर्गीज कुरियन, त्रिभुवन दास पटेल, एम एस स्वामीनाथन और एच एम दलाइया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा एम एस स्वामीनाथन। ये इसका राइट आंसर है। इन्होंने जो भी हरित क्रांति है या ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसका आह्वान किया था कि इसने, एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वच्छ भारत अभियान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी भी रिपीट हो सकता है। भारत में स्वच्छ भारत अभियान है, इसका शुभारंभ कब किया गया? ऑप्शन में देखिए, 2 सितंबर 2014, 2 अक्टूबर 2014, 15 अगस्त 2014 या 2 अक्टूबर 2013। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट करना है। तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन बी, स्वच्छ भारत अभियान। ये शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 2014 में। अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये शुरू किया था 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार ठहराया जाता है? कौन सी प्रोसेस है, कौन सी प्रक्रिया है जिस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार बताया गया है, रिस्पॉन्सिबल बताया गया है? ऑप्शन में देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो, कोयला खदानों में आग, सूखी खेती या मानसून। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार क्या है, वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव, हरित गृह प्रभाव। वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है किसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो में हम डिटेल में रेशनल में उन्हीं क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बाकी है मैं इसके आंसर है मोस्टली वही बताऊंगा। रेशनल है वो ऊपर ऊपर से बताएंगे, क्योंकि क्या है कि 100 क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं 100, अगर उसको कवर करूंगा तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। तो इसी हिसाब से हम जो भी इंपॉर्टेंट है उनका रेशनल बता देंगे, और बाकी के जो इजी क्वेश्चन है हम उनको उनके सिर्फ आंसर बताएंगे। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग फिको ओरल रूट से नहीं फैलता है? आपको ऑप्शन दिखाए गए हैं, आपको बताना है कि मिजल्स, टाइफॉइड, कोलेरा और हेपेटाइटिस ए, इनमें से ऐसी कौन सी डिजीज है जो फिको ओरल रूट से नहीं फैलती है? तो जो भी राइट आंसर है वो आप ऑप्शन में देखिए और उसको कमेंट कर दीजिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये देखिए बाकी की डिजीज देखिए, टाइफॉइड है, कोलेरा है, हेपेटाइटिस है, ये किससे फैलते हैं, ये ओरल फीको रूट से फैलती है। मीजल्स है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरिया में मृत्यु का मुख्य कारण कौन सा है? आपको ये बताना है, जो भी डायरिया है, दस्त है, उसमें मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन में देखिए, वोमिटिंग, पेन इन एब्डोमेन, डिहाइड्रेशन या लेजीनेस। तो इसका जो भी आंसर है वो क्या होगा? जो भी राइट आंसर है वो आपको जल्दी कमेंट करना है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या होगा, डिहाइड्रेशन। एग्जाम में इसका हिंदी में पूछा गया था, तब वहां पे क्या होगा, निर्जलीकरण। शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, निर्जलीकरण, जो भी जल है उसकी कमी हो जाएगी। ठीक है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, निर्जलीकरण। तो डायरिया में मुख्य कारण क्या है, वो होगा डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण। राइट आंसर इसका ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 5 वर्ष से छोटे बच्चों की मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? आपको बताना है, जो भी 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनमें जो भी एक डेथ का मुख्य रीजन क्या है? ऑप्शन में देखिए, डायरिया, निमोनिया, मीजल या चिकन पॉक्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट करना है। 5 साल से छोटे बच्चों में मुख्य कारण क्या है मृत्यु का? तो वो होगा निमोनिया। क्या होगा, निमोनिया। इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। 5 साल से अगर जो भी छोटे बच्चे हैं, अगर उसमें मौत का, उनकी मृत्यु का मुख्य कारण क्या होगा, वो होगा निमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में नॉर्मल कैपिलरी टाइम कितना होता है? बच्चों में नॉर्मल कैपिलरी टाइम कितना होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन में देखिए, 1 सेकंड से कम, 3 सेकंड से कम, 5 सेकंड से कम और 7 सेकंड से कम। तो नॉर्मल कैपिलरी टाइम हम कहाँ से देखते हैं? जो अपनी फिंगर पैड है वहां से देखते हैं, ठीक है। और जो भी छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, इन्फेंट होते हैं, तो उसमें कहाँ से देखते हैं? स्टर्नम से देखते हैं। तो उसमें नॉर्मल कैपिलरी टाइम है वो कितना होता है? वो होता है 3 सेकंड से कम। ये इसका राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक 6 मंथ के बच्चे के डेवलपमेंट को असेस कर रहे हैं, ठीक है। आप एक सीएचओ हो और आप एक 6 महीने के बच्चे में आप डेवलपमेंट को असेस कर रहे हो। सामान्यतः निम्नलिखित में से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो आप 6 महीने के बच्चे से क्या उम्मीद कर सकते हैं? ऑप्शन में देखिए, बच्चा छोटे वाक्य बोल सकता है, बच्चा चम्मच से समय खाना खा सकता है, बच्चा समय बैठ सकता है और बच्चा समय उठ कर खड़ा हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? देखिए, 6 महीने का बच्चा है तो वो कुछ वाक्य भी नहीं बोलेगा, वो चम्मच से भी खाना नहीं खाएगा, वो खुद खड़ा भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा? वो समय बैठ सकता है। 6 महीने का बच्चा है वो बैठ सकता है। ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? जो 6 महीने का बच्चा है वो क्या हो सकता है? बैठ सकता है। ये उसका माइल स्टोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कंगारू मदर केयर KMC दी जाती है तो वह कम से कम कितने समय तक दी जाती है? ठीक है। जो भी कंगारू मदर केयर है वो कम से कम कितने समय के लिए देते हैं? ऑप्शन में देखिए, कम से कम 15 मिनट, कम से कम 1 घंटा, कम से कम 3 घंटे और कम से कम 6 घंटे। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। आपको KMC है, कंगारू मदर केयर है, वो आपको कम से कम 1 घंटे तो देनी चाहिए। मैक्सिमम आप 24 आवर्स भी दे सकते हो। ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि KMC कौन दे सकता है, कंगारू मदर केयर कौन दे सकता है? तो ये दोनों, मदर और फादर दोनों दे सकते हैं। मदर फादर दोनों दे सकते हैं KMC। ठीक है, एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है जो भी लेबर रूम है उसका टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए? टेम्परेचर ऑफ लेबर रूम। लेबर रूम वो रूम जहाँ पे बच्चे की डिलीवरी होती है, ठीक है। तो उस रूम का जो भी टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए? ऑप्शन में देखिए, 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड, 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड, 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 24 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, वो आपको कमेंट करना है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। हम लेबर रूम का टेम्परेचर है वो 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं। ठीक है, कम नहीं रखते, क्योंकि बच्चा है वो डिलीवरी के बाद में उसमें टेम्परेचर है वो कम होने की संभावना हो जाएगी। अगर और भी आपने टेम्परेचर कम रखा तो बच्चे में हाइपोथर्मिया हो सकता है। बच्चे में हाइपोथर्मिया, इसको हम साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं। साइलेंट किलर इन न्यूबॉर्न वो क्या होगा? हाइपोथर्मिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो बच्चे को हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए जो भी आप लेबर रूम का टेम्परेचर है वो कितना कितना रखोगे? कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड ये बना के रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जन्म के समय नवजात जो भी न्यूबॉर्न है उसका वेट है वो कितना होना चाहिए? जन्म के समय भारत में जो भी बच्चे हैं उसका एवरेज वेट है वो कितना होना चाहिए? ऑप्शन में देखिए, 1.5 टू 2.5 kg, 2 to 3 kg, 2.5 to 3.5 kg और 3 to 4 kg। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट करना है। तो जो इसका राइट आंसर क्या होगा वो होगा ऑप्शन सी। भारत में जो भी नॉर्मल एवरेज वाले बच्चे होते हैं उनका वेट होता है 2.5 किलो से 3.5 किलो, 2.5 kg टू 3.5 kg। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है। और LBW कितने से कम होता है? LBW के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है। LBW, वेट बिलो, वेट बिलो ग्राम। ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूँ इसको 2.5 kg। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है जो मां के दूध में पाया जाता है? ऐसा कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है जो मां के दूध में पाया जाता है?
ऑप्शन में देखिए IgG, IgM, IgE और IgA। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन डी। माँ के दूध में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा। ठीक है। और ये कुछ बाकी की IgA इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में बता देता हूँ। ये सबसे ज्यादा संख्या में पाई जाती है। ठीक है। ये क्या है? सबसे ज्यादा पाई जाती है। और ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। ठीक है। IgG एकमात्र ऐसी इम्यूनोग्लोबिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। इन्फेक्शन में ये सबसे पहले बनती है और सबसे बड़ी है। और क्या है ये सबसे बड़ी IG है। कौन सी? IgM। और नेक्स्ट ये एलर्जी में देखने को मिलती है। IgE एलर्जी में देखने को मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCG वैक्सीन का इंजेक्शन कौन से रूट से लगाते हैं? BCG वैक्सीन आप कौन से रूट से लगाओगे? ऑप्शन में देखिए इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस। राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। BCG हम कौन से रूट से लगाते हैं? इंट्राडर्मल रूट से, बाकी के इन रूट से नहीं लगाते। ठीक है। और कब लगाते हैं? एट बर्थ पे लगाते हैं। साइट कहाँ होगी? साइट होगी इसकी लेफ्ट अपर आर्म। ठीक है। लेफ्ट अपर आर्म उसी पे लगाते हैं यूनिफॉर्मिटी बनी रखने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपलिक स्पॉट किस डिजीज में देखने को मिलता है? कोपलिक स्पॉट ऑप्शन में देखिए चिकन पॉक्स, मम्स, मीजल्स, पोलियो। राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो भी कोपलिक स्पॉट है ये मिजल्स में देखने को मिलता है। ठीक है। आपने देखा होगा जो मिजल्स है उसमें कोपलिक स्पॉट देखने को मिलते हैं। ये क्या है? क्रिस्टल साल्ट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो आपके मोलर टीथ है उसके अपोजिट में पाए जाते हैं। आपके ये जो भी चिक है, ठीक है, जो बकल कैविटी है, जो भी मोलर टीथ है उसके अपोजिट में पाए जाते हैं। नमक के दानेदार व्हाइट और नीले कलर की जो भी स्ट्रक्चर वो देखने को मिलती है। वो क्या है? कोपलिक स्पॉट। तो कौन सी फेज में बनते हैं? ये बनते हैं प्रोड्रोमल फेज में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समेकित बाल विकास सेवाएं योजना ICDS स्कीम के लाभार्थी कौन है? आपको बताना है। जो भी ICDS है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, ठीक है, उसके लाभार्थी कौन है? ऑप्शन में देखिए 6 वर्ष से छोटे बच्चे, गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाएं, बुजुर्ग व्यक्ति और A और B दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? A और B दोनों। ये दोनों है 6 वर्ष से जो भी छोटे बच्चे हैं, प्लस में जो भी कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट है या अगर अपनी लैक्टेटिव मदर है, वो क्या है? ICDS की जो भी स्कीम है उसके लाभार्थी है, वो उस योजना का फायदा ले सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? A एंड B। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कैल्शियम का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है? आपको बताना है कैल्शियम का सबसे बढ़िया स्रोत। तो इसमें ऑप्शन में देखिए मांस होगा, फल होगा, दूध होगा, सब्जी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा दूध। सबसे ज्यादा कैल्शियम किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। और जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स है, जैसे बाकी के दूध हो गया, आपका दही हो गया, ठीक है, और बाकी के जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स है उसमें कैल्शियम पाया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? आपको बताना है मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। ऑप्शन में देखिए प्रोटीन, फैट, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, विटामिन। विटामिन क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। आपको नहीं, नो, नॉट, एक्सेप्ट, इनको हमेशा एग्जाम में याद रखना। नो, नॉट, एक्सेप्ट, इनको एग्जाम में याद रखना। अगर आप इनको इग्नोर कर दोगे तो आपका क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें देखिए जो भी न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट्स है, वो दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया आपका मैक्रो और एक हो गया आपका माइक्रो। मैक्रो में आप आ गया आपका प्रोटीन हो गया, ठीक है, इसमें फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। ये क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट। और माइक्रो में क्या हो गए? माइक्रो में आ गए आपके विटामिन और आपके मिनरल्स। ये किस में आते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। ठीक है।
इनकी आवश्यकता आपको ज्यादा मात्रा में होती है और इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वाटर सोल्यूबल विटामिन है? आपको बताना है वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है। ऑप्शन में देखिए, विटामिन ए, सी, डी, ई। राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, वो क्या है, ये क्या है, वो जो विटामिन सी है, ये क्या है, ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। देखो, विटामिन को भी दो कैटेगरी में गया गया है, फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो फैट सोल्यूबल में कौन सी होगी आपकी? विटामिन ए हो गई, डी हो गई, ई हो गई और के हो गई। और वाटर सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन में आपकी विटामिन बी, जो भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है कंप्लीट वो, एंड विटामिन सी, ये क्या है? वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, एग्जाम में इनमें कंफ्यूज मत हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ से विटामिन ई की सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में मिलती है? ठीक है, आपको ये बताना है कौन सा खाद्य पदार्थ है जिसमें विटामिन ई सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, मीट, सनफ्लावर, वेजिटेबल्स और फ्रूट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन बी। जो भी सनफ्लावर है, आपका सूर्यमुखी का फूल है, उसमें आपको सबसे ज्यादा विटामिन ई देखने को मिलता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम भी पूछ सकते हैं, वो क्या होगा? वो होगा टोकोफिरोल। ठीक है, ये क्या है? एक एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से कौन सी डिजीज होती है? ऑप्शन में देखिए, नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी, रिकेट्स या बेरी बेरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा स्कर्वी। सी विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? वो है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। उसकी कमी से क्या होता है? उसकी कमी से स्कर्वी देखने को मिलता है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस ये किसी कमी से होता है? ये होता है आपकी विटामिन ए की कमी से। अगर विटामिन ए की कमी है तो उससे नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है। रिकेट ये विटामिन डी की कमी से देखने को मिलता है। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल। बेरी बेरी ये किसकी कमी से होगा? ये होगा विटामिन बी 1, जो थायामीन है, उसकी कमी से देखने को मिलता है बेरी बेरी। बेरी बेरी भी दो तरीके का होता है, ड्राई बेरी बेरी और वेट बेरी बेरी। ड्राई बेरी बेरी आपको किस में देखने को मिलेगा? ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड देखने को मिलेगा। और वेट बेरी बेरी ये कार्डियोवेस्कुलर डिजीज से रिलेटेड देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे को पूरक आहार यानी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब से शुरू कर देना चाहिए? वीनिंग कब से शुरू कर देना चाहिए? बच्चे को दूध के बाद में उसको अतिरिक्त जो भी आहार है, एक्स्ट्रा फूड है, वो कब से शुरू कर देते हैं? ऑप्शन में देखिए, पैदा होते ही, 6 माह की उम्र पर, 1 वर्ष की उम्र पर या 2 वर्ष की उम्र पर। राइट आंसर इसका क्या होगा, वो आपको कमेंट करना है। तो बच्चे को कब देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, कब शुरू करते हैं? वो होगा 6 महीने की उम्र पे। 6 महीने की उम्र पे बच्चे को हम जो भी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है वो देना शुरू कर देते हैं, जिसको हम वीनिंग भी बोलते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या है? 6 महीने की एज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका जो भी कोई भी क्वेश्चन का आंसर है वो आपको कमेंट में करते रहना है, जिससे आपको भी पता चलेगा कि आपको, अगर आप 2020 वाला पेपर देते तो आपके कितने क्वेश्चन है वो सही होते। ठीक है, इसीलिए आप कमेंट करते जाइए। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व है टिश्यू रिपेयर के लिए आवश्यक है? आपको बताना है कौन सा न्यूट्रिएंट है जो टिश्यू रिपेयर के लिए आवश्यक है। ऑप्शन में देखिए, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, वो होगा प्रोटीन। प्रोटीन ये इसको टिश्यू रिपेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। प्रोटीन है, ये क्या है? ये जो भी मसल्स बिल्डिंग है, टिश्यू बिल्ड करने को काम करता है। ठीक है, कौन? प्रोटीन। तो राइट आंसर क्या होगा? प्रोटीन। टिश्यू रिपेयर के लिए प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण डेंगू बीमारी का
नहीं है, डेंगू बीमारी का लक्षण नहीं है। तो बताइए कौन सा नहीं है। ऑप्शन में देखिए, तेज बुखार, हल्का बुखार, आंखों में दर्द और जोड़ों में दर्द। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन बी, हल्का बुखार। यहाँ पे पूछा है नहीं है। डेंगू है तो उसमें तेज बुखार देखने को मिलता है, हाइपर पायरेक्सिया वो देखने को मिलेगा, आंखों में दर्द भी देखने को मिलेगा, और उसमें जोड़ों में दर्द भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तीनों डेंगू में देखने को मिलते हैं। हल्का बुखार है, कम बुखार है, वो देखने को नहीं मिलता। ठीक है, बुखार होगा तो वो तेज बुखार देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वीवीएम का फुल फॉर्म बताइए। एग्जाम में पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन में देखिए, वैक्सीन वायबिलिटी मॉनिटर, वैक्सीन वेल मॉनिटर, वैक्सीन वेरिफिकेशन मॉनिटर और वायरल वायबिलिटी मॉनिटर। तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन बी, वैक्सीन वायल मॉनिटर। आपने पोलियो की वैक्सीन है, टेटनस की वैक्सीन है, इस पे आपने देखा होगा, उस पे आपको वीवीएम दिखाई देता है। ठीक है, तो वीवीएम काम कैसे करता है उसके बारे में देखिए। उसमें 4 स्टेज होती है। ये देखिए, एक स्टेज ये है, स्टेज फर्स्ट। इसमें देखिए जो भी वीवीएम होता है, इसमें आपको हीट सेंसिटिव एक चिप दिखाई देती है। ये देखिए, ये अगर व्हाइट कलर का है, बार वाला ब्लू कलर का है, तो हम इसको काम में ले सकते हैं। अगर ये सेकंड स्टेज में, ये देखिए, अगर ये हल्का ब्लू है और बार वाला डार्क ब्लू है, तब भी हम इसको काम में ले सकते हैं। अगर दोनों एक ही जैसे हो गए, ये अंदर वाला और बाहर वाला दोनों सेम ही हो गए, तब इसको हम काम में नहीं लेंगे। और अंदर वाला और भी डार्क हो गया और बाहर वाला लाइट है, तब भी हम इसको काम में नहीं लेंगे। ये शुरुआत की 2 स्टेज है, इसमें हम इसको काम में ले सकते हैं। ये क्या है? वीवीएम, वैक्सीन वायल मॉनिटर। ठीक है, पोलियो वाली जो भी वायल है वो उसमें आपने देखा होगा। अगर पोलियो की भी नहीं है तो आपने टिटनस की वायल देखी होगी, उसमें भी ये आपको वीवीएम में वो देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 माह पर विटामिन ए की कितनी डोज है वो दी जाती है? 9 माह पर आपको बताना है विटामिन ए की डोज है वो कितनी होगी। ऑप्शन में देखिए, 50,000 इंटरनेशनल यूनिट, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट और 3 लाख इंटरनेशनल यूनिट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट करना है। इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है, विटामिन ए की डोज में बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन बी, 9 महीने पे सबसे पहली डोज ही लगती है, वो 9 महीने पे लगती है। ठीक है, तो वो होगी 1 लाख यूनिट या फिर 1 ml। इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। फर्स्ट लगती है 9 मंथ पे, 9 मंथ पे लगेगी कितनी? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट बराबर 1 ml। ठीक है, उसके बाद में सेकंड डोज लगेगी, वो लगेगी 18 मंथ पे। और सेकंड डोज के बाद में जितनी भी डोज है, सेकंड डोज से लेके बाकी जितनी भी डोज है वो लगेगी 2 लाख यूनिट, मतलब 2 ml। और वो लगेगी हर 6 महीने पे, 5 साल तक। ठीक है, जैसे 24 महीने पे लग गई, फिर लग गई 30 महीने पे, फिर लग गई 36 महीने पे, फिर लग गई 42 महीने पे, फिर लग गई 48 महीने पे, फिर लग गई 54 पे, फिर लग गई 60 पे। ठीक है, 5 साल की उम्र तक लगेगी। तो 5 साल के उम्र पे टोटल कितनी डोज हो गई है, काउंट कीजिए। ये हो गई टोटल 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, गिनती याद करने के लिए नहीं बता रहा, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया है, टोटल डोज कितनी होती है। टोटल डोज कितनी होगी विटामिन ए की? वो होगी 9 डोज। ठीक है, और कब तक लगेगी? 5 साल की उम्र तक। पहली डोज लगेगी 9 महीने पे, जो सिर्फ 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होगी, 1 ml। बाकी की 2 ml होगी, जिसमें होगा 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, समझ गए? ये बच्चे को पिलाई जाती है क्या? विटामिन ए की खुराक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु सतह को कोरोना वायरस से संक्रमण से मुक्त करने के लिए या उसको डिकंटामिनेट करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन काम में लेते हैं? ठीक है, अगर एक कोरोना वाला पेशेंट आ गया, उसने कोरोना के कपड़े पहन रखे थे, उसने उसमें कफ कर दिया, तो उस वाले कपड़े को आप कौन से सॉल्यूशन से डिकंटामिनेट करोगे, डिसइंफेक्ट करोगे? ऑप्शन में देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड, मेथनॉल, ग्लूटेल्डिहाइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, कोविड के टाइम पे क्या काम में ले रहे थे, सोडियम हाइपोक्लोराइड। जब बाकी के कोई HIV वाला पेशेंट है, HbS-Ag वाला पेशेंट है, ठीक है, और कोविड-19 वाला पेशेंट है, तो उसके लिए हम सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन ही काम में लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के इलाज की अवधि कितनी होती है, आपको बताना है। जो भी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है, उसके इलाज में कितना टाइम लगता है, कितनी अवधि होगी। ऑप्शन में देखिए, कम से कम 6 से 8 महीने, कम से कम 12 महीने, कम से कम 20 से 24 महीने, या कम से कम 24 से 27 महीने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन डी। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस है, हम इसको एक्सटेंसिव टीबी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, एक्सटेंसिव टीबी के नाम से जानते हैं। और इसमें कम से कम आपको 24 से 27 महीने का पीरियड है वो देना पड़ता है इलाज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेग्नेंट वुमेन को टिटेनस टोक्सोइड के 2 टीके लगाने के बीच में कम से कम कितना अंतराल रखना चाहिए। तो बताइए, जो भी एक प्रेग्नेंट लेडी है उनको 2 इंजेक्शन लगते हैं, किसके, टिटेनस के, तो उसके बीच में कितना गैप होना चाहिए। ऑप्शन में देखिए, कम से कम 1 सप्ताह, कम से कम 2 सप्ताह, कम से कम 4 सप्ताह, और कम से कम 12 सप्ताह। राइट आंसर इसका क्या होगा, वो आपको कमेंट करना है। प्रेग्नेंट लेडी को जो भी टीके लगाएंगे वो लगाएंगे हम कम से कम 4 सप्ताह के गैप से, उनके बीच में 1 महीने का गैप होना चाहिए। कब लगाएंगे, जब प्रेगनेंसी हो जाए तो एज सुन एज पॉसिबल अपने को क्या लगाना है, उसको टिटनेस का टीका लगाना है। पहला टीका लगाने के बाद में उसके 1 महीने बाद में, या फिर उसके 28 दिन बाद में, या फिर उसके 4 वीक के बाद में हम क्या लगाएंगे, दूसरा इंजेक्शन लगाएंगे टिटनेस टॉक्सोइड का। ठीक है, समझ गए, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन को जन्म के समय दी जाती है। आपको बताना है कि ऐसी कौन सी वैक्सीन है जिसको बर्थ के टाइम पे लगाया जाता है। ऑप्शन में देखिए, BCG OPV हेपेटाइटिस बी, BCG OPV हेपेटाइटिस सी, BCG BCG OPV पेंटावेलेंट। राइट आंसर इसका क्या होगा, वो आपको कमेंट करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, BCG OPV हेपेटाइटिस बी। ये एट बर्थ पे देते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस की तो वैक्सीन ही नहीं बनी, अभी जब हेपेटाइटिस सी है उसकी वैक्सीन नहीं बनी। पेंटावेलेंट ये जन्म पे नहीं देते। ठीक है, अकेली BCG क्या दोगे, इसके साथ में आपको OPV भी देनी है, इसके साथ में आपको हेपेटाइटिस बी भी देनी है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, BCG वैक्सीन जन्म पे देते हैं। OPV वैक्सीन ओरल पोलियो वैक्सीन है, ये भी एट बर्थ पे दी जाती है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन ये भी एट बर्थ पे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 का एजेंट क्या है। ऑप्शन में देखिए, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या प्रोटोजोआ। तो जो भी कोविड-19 का एजेंट क्या है, वो है वायरस, कोरोना वायरस। मेरे हिसाब से सभी को पता है, तो लेकिन वो एजेंट कौन सा था, वो था SARS-CoV-2, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम CoV-2। ये है कोविड-19 का एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, कितनी बोन होती है, बताइए। सबसे इजी क्वेश्चन है, स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। मानव शरीर में कितने बोन होते हैं। ऑप्शन में देखिए, 202, 204, 206, 208। राइट आंसर इसका क्या होगा, वो आपको कमेंट करना है। मानव शरीर में टोटल बोन होती है 206। कितनी होती है, 206। और एट बर्थ, बर्थ के टाइम पे कितनी होती है, बर्थ के टाइम पे जो भी न्यू बोर्न है उसमें लगभग 300 बोन होती है। लेकिन ये धीरे धीरे क्या होती है, फ्यूज होती है, दूर धीरे फ्यूज होकर जुड़ जाती है, फिर कितनी बचती है एडल्ट में, 206। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी टीबी है उसकी जांच के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, कौन जो भी ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट है उसको हम किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन में देखिए, सिक टेस्ट, मेंटोक्स टेस्ट, वीडियल टेस्ट, एलिसा टेस्ट। तो टीबी के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, वो है मेंटोक्स टेस्ट। सिक टेस्ट ये किसके लिए करते हैं, ये डिप्थीरिया के लिए करते हैं। वीडियल टेस्ट ये किसके लिए करते हैं, ये सिफिलिस के लिए करते हैं। एलिसा टेस्ट HIV में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव शरीर में लार्जेस्ट ग्लैंड है वो कौन सी है? लार्जेस्ट ग्लैंड है वो बताइए। ऑप्शन देखिए, पेनक्रियास, लीवर, स्प्लीन और गॉल ब्लैडर। तो राइट आंसर क्या है? वो है ऑप्शन बी। जो भी लीवर है वो क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है। अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, तो वो कौन सी होगी? वो होगी थायराइड ग्लैंड। ठीक है। और आपको ये बताइए, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है वो कौन सी होगी? वो कौन सी होगी? वो होगी आपकी पीनियल ग्लैंड। और एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं, मास्टर ग्लैंड कौन सी है? वो होगी पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्टिस द्वारा बनाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? टेस्टिस से कौन से हार्मोन का निर्माण होता है? ऑप्शन में देखिए, टेस्टोस्टेरोन, टीएसएच, कोर्टिसोल और इंसुलिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन ए, टेस्टोस्टेरोन। वो कई बार ये भी पूछ लेते हैं, टेस्टोस्टेरोन कौन सी सेल्स में बनता है? वो बनता है लीडिंग सेल्स में। ठीक है। कहाँ पे? लीडिंग सेल्स। जो भी सेमिनी फेरस ट्यूबुल्स है उनके बीच में लीडिंग सेल्स पाई जाती है, वहां पे क्या बनते हैं? टेस्टोस्टेरोन। किस में बनते हैं? टेस्टिस के अंदर। ठीक है। और जो भी टेस्टोस्टेरोन है ये मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में स्टोर होता है? आपको बताना है कि लीवर में जो भी कार्बोहाइड्रेट है वो किस रूप में स्टोर रहेगा। ऑप्शन में देखिए, ग्लूकोज, सुक्रोज, ग्लेक्टोज और ग्लाइकोजन। राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन। लीवर में स्टोर होता है जो भी ग्लूकोज, वो किस में रहेगा? वो रहेगा ग्लाइकोजन में। ठीक है। जो भी ग्लूकोज है, ये जो भी ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस है, ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस है, इसमें ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इसमें ग्लाइकोजन में। ठीक है। अगर शरीर को जरूरत रहेगी ग्लूकोज की, तो ये ग्लाइकोजन है ये टूटेगा, इसका ग्लाइकोलाइसिस होगा किसमें? ग्लूकोज में। ठीक है। ये कहाँ पे स्टोर रहते हैं? ये रहते हैं लीवर में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आबादी या समुदाय में कोई संक्रमित रोग के पहले रोगी फर्स्ट केस को किस नाम से जानते हैं? ये बताइए कि किसी कम्युनिटी में कोई फर्स्ट केस आया है किसी भी डिजीज या इन्फेक्शन का, तो आप उसको कौन सा केस बोलोगे? ऑप्शन में देखिए, इंडेक्स केस, प्राइमरी केस, सेकेंडरी केस या कैरियर। तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन बी, वो होगा प्राइमरी केस। इंडेक्स केस में क्या होता है? इंडेक्स केस में सिर्फ रिपोर्टेड केस होता है। ठीक है। अगर किसी कम्युनिटी में वो सबके सामने आया है वो केस, तो वो क्या है? प्राइमरी केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कितनी है? ये 2020 के अकॉर्डिंग आपको बतानी है। तो ऑप्शन में देखिए, 1000 पे 14, 28, 35 और या 56। आपको ये जो भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है कितने पे काउंट होती है? पर थाउजेंड जो भी बर्थ रेट है उस पर। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। उस टाइम पे 2020 में कितनी थी? 35। अब कितनी है? अब है 32। ठीक है। अब कितनी है? 32 पर 1000। सबसे ज्यादा इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कहाँ पे देखने को मिलती है? सबसे ज्यादा इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है वो मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलती है। ठीक है। वो कितनी है? लगभग 46। और सबसे कम इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है ये केरला में देखने को मिलती है। नेक्स्ट, बीएमडब्ल्यू से क्या तात्पर्य है? तो बीएमडब्ल्यू का मतलब क्या होगा? ऑप्शन में देखिए, बेसिक मेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, ब्लड मेडिकल वेस्ट और बायो मैन पावर वेस्ट। तो सीधे सीधे इसका राइट आंसर क्या है? बायो मेडिकल वेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कितनी है? 2020 के अकॉर्डिंग कितनी है टोटल फर्टिलिटी रेट? वो है 2.6। कितनी है? 2.6। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड बीमारी का पता लगाने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? जल्दी कमेंट कीजिए। टाइफाइड के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? वो करते हैं विडाल टेस्ट। टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? वो कहते हैं विडाल टेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? वो है जिनेवा में। कहाँ पे है? जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ पे, कौन से देश में? वो है स्विट्जरलैंड में। जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में।
ठीक है। और अगर आपको ये पूछ ले कि एशिया में WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है। न्यूयॉर्क में यूनिसेफ है, यहाँ पे यूनिसेफ है, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो है न्यूयॉर्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के शुद्धिकरण के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ है उसको काम में लिया जाता है? ऑप्शन में देखिए, लाइम, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमेंगनेट या फॉर्मेल्डिहाइड। तो जल को, जो भी जल है, वाटर है, उसको शुद्धिकरण के लिए, उसको प्योर करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर है, उसको काम में लिया जाता है। जो भी ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर को हम क्लोरिनेटेड लाइम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो पीएचसी है उस पे कितनी आबादी पे वो स्थापित किया जाता है? ऑप्शन में देखिए, 5,000, 10,000, 30,000, 50,000। तो पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, ये कितने पे जो भी स्थापित है वो किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 30,000। ठीक है। आपने देखा होगा सब सेंटर, सब सेंटर कितने पे होते हैं? सब सेंटर होता है 3,000 और 5,000। ठीक है। ये हिली एरिया होगा और ये प्लेन एरिया में। पीएचसी कितने पे होगा? पीएचसी होगा 20,000 और 30,000। ये हिली एरिया होगा, ये आपका जो भी प्लेन एरिया होगा। और सीएचसी ये होगा 80,000 और 1,20,000। ये हो गया आपका हिली एरिया और ये हो गया प्लेन एरिया। ठीक है। एससी सब सेंटर, पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। वर्तमान में राजस्थान की मृत्यु दर कितनी है? ऑप्शन में देखिए, लगभग 100/1 लाख, लगभग 150/1 लाख, 200/1 लाख और 250/1 लाख। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, वो होगा 150 किस पे, पर 1 लाख पे। इसका राइट आंसर है। एमएमआर हम किस पे कैलकुलेट करते हैं? एमएमआर हम हमेशा 1 लाख पे कैलकुलेट करते हैं। और एमएमआर की फुल फॉर्म क्या है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। एमएमआर का मुख्य कारण क्या है? एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो वो होगा हेमरेज। ठीक है, हेमरेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में पिछली जनगणना कब की गई थी? लास्ट सेंसस है वो कब हुआ? 2005 से 2006, 2011, 2012 से 2014 या 2019? तो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन बी। जो भी पिछली जनगणना है वो 2011 में हुई थी। अब इसके बाद में कब होनी थी? 2021 में। लेकिन कोविड-19 के कारण से नहीं हुई। हर 10 साल में क्या होती है? जनगणना होती है। सबसे पहला सेंसस कब हुआ? जो भी सेंसस क्या है? सेंसस होती है जनगणना। वो जब से पहले हुआ था 1871 में। ठीक है। और डिसेबिलिटी का कब हुआ था? वो हुआ था 1881 में। सेंसस हर 10 साल से होता है। सेंसस कितने साल से होता है? एवरी 10 ईयर से। ठीक है। 2001 में हुआ था, फिर 2011 में, और उसके बाद में 2021 में। लेकिन 2021 को पोस्टपोन कर दिया गया, किसके कारण से? कोरोना वायरस के कारण से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की कितनी जनसंख्या भारत में रहती है? ऑप्शन में देखिए, लगभग 7%, लगभग 12%, लगभग 17% या लगभग 22%। तो भारत में कितनी जनसंख्या रहती है विश्व की? वो रहती है लगभग 17%। सबसे ज्यादा कहाँ पे रहती है? वो रहती है चाइना में। ठीक है। फर्स्ट पे चाइना है, भारत सेकंड पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीने के पानी में फ्री रेजिडुअल क्लोरीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? जो पीने का पानी है उसमें फ्री रेजिडुअल क्लोरीन की मात्रा वो कितनी होनी चाहिए? 0.25 mg/लीटर, 0.5 mg/लीटर, 1 mg/लीटर और 2 mg/लीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, वो होगा 0.5 mg/लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है वो कब लागू की गई? भारत में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कब लागू की गई थी? वो की गई थी 2000 में। कब की गई थी? 2000 में। ये इसका राइट आंसर है। ठीक है। आपके जो भी आंसर है वो जल्दी जल्दी कमेंट में कीजिए। देखिए, कर धीरे धीरे वीडियो बनाएंगे
तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, वीडियो बिना वजह से बहुत लंबी खींची जाएगी। इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसको बता रहा हूँ, आपको ये पता चले कि कैसे क्वेश्चन आए थे और इसके क्या आंसर हो सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ? ठीक है, जो भी एनआरएचएम है उसका शुभारंभ कब हुआ, कौन से साल में हुई? ऑप्शन में देखिए 2000, 2002, 2005 या 2007। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, जल्दी कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन सी। जो भी एनआरएचएम है, एनआरएचएम कब आया, कब शुरुआत हुई इसकी? 12 अप्रैल 2005। ठीक है, ये 5 है, 2005। आजकल आजकल एनयूएचएम से कुछ क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। एनयूएचएम क्या है? नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। ठीक है, तो ये इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 1 मई 2013। ये क्या है? ये है एनयूएचएम। और ये क्या है? ये है एनआरएचएम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा आशा सहयोगिनी सामान्यतः कितनी आबादी के लिए सेवाएं प्रदान करती है? आशा लगभग कितनी पे होती है? तो इसे कई बार आपने सुना होगा, मैं तो हर कई बार वीडियो में नाम आता तो हमेशा यही बोलता हूँ, आशा 1000। तो कितने पे काम करेगी? 1000 पे। ठीक है, और आशा को कौन लेके आया था? आशा को एनआरएचएम ही लेके आया था 2005 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है निम्न में से कौन सी बीमारी का भारत में से उन्मूलन कर दिया गया है? उन्मूलन मतलब एलिमिनेट कर दिया गया है। ऑप्शन में देखिए, मलेरिया, एसआईवी, नारू रोग और घेंगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। तो जो नारू रोग है, ठीक है, नारू रोग, हम इसको कौन से नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं ड्रेकुन कोलियासिस। ठीक है, इसको बाला रोग के नाम से भी जानते हैं, बाला रोग। इसको हम ग्यूनिया वर्म डिजीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ग्यूनिया वर्म डिजीज, ड्रेकुलियोसिस, बाला रोग और नारू रोग। ठीक है, ये एलिमिनेट हो चुका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जन्म और का कितनी अवधि में करवा लेना चाहिए रजिस्ट्रेशन? ऑप्शन में देखिए, 7 दिन, 10 दिन, 14 दिन या 21 दिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, वो होगा 21 दिन। जो भी अपना सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कितने दिन में करवा लेना चाहिए? वो करवा लेना चाहिए 21 दिन के अंदर। इसमें डेथ और बर्थ दोनों क्या गई? पहले बर्थ के लिए कितना था, जो भी ओल्ड टाइम में, वो था 14 डेज पे। डेथ का कितना था? वो था 7 डेज। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब चाहे बर्थ रजिस्ट्रेशन हो या डेथ रजिस्ट्रेशन हो, आपको 21 दिन के अंदर करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खसरा, जो भी मिजल्स की वैक्सीन है उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा? तो मिजल्स की वैक्सीन हम सब क्यूटेनियस रूट से देते हैं। मिजल्स की वैक्सीन कौन से रूट से देते हैं? सब क्यूटेनियस रूट पे। कब दोगे? 9 महीने पे। नेक्स्ट, एक एडल्ट मैन, जो भी एक वयस्क आदमी है, उसका बॉडी मास इंडेक्स है वो कितना होना चाहिए? एक एडल्ट का जो भी बीएमआई है वो कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन में देखिए, 15 से 19, 18.5 से 24.9, 26 से 30 और 31 से 35। तो नॉर्मल बीएमआई कितनी होती है? वो होती है 18.5 से 24.9 तक। ये क्या है? नॉर्मल बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में डायरिया के इलाज के लिए ओआरएस के साथ में निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए? ठीक है, तो कोई बच्चा है उसको अगर डायरिया हुआ है तो उसको ओआरएस के साथ में क्या देना चाहिए? ऑप्शन देखिए, कैल्शियम, आयरन, विटामिन और जिंक। तो बच्चा है उसको डायरिया हुआ है, ठीक है, तो उसको ओआरएस के साथ में क्या देंगे? जिंक। ठीक है, अगर बच्चा 6 महीने से कम का है, 6 महीने से कम एज का है, तो उसको किस हिसाब से देंगे? उसको देंगे 10 mg। अगर 6 महीने से बड़ा है, ठीक है, बच्चा 6 महीने से बड़ा है, तो उसको देंगे 20 mg। कितने दिन के लिए? 14 दिन के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसवोत्तर रक्तस्राव मतलब पोस्टपार्टम हेमरेज में कौन सी दवाई काम में नहीं ली जाती? आपको ये बताना है, अगर किसी को लेडीज को पीपीएच हो रहा है, पोस्टपार्टम हेमरेज हो रहा है, तो उसमें कौन सी दवाई काम में नहीं ली जाती? ऑक्सीटोसिन, मेथार्जिन, मिफेप्रिस्टोन या मिजोप्रोस्टोन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन सी, मिफेप्रिस्टोन नहीं देते। मिफेप्रिस्टोन वैसे है क्या? ठीक है, एंटी प्रोजेस्टेरोन है। ठीक है, तो मिफेप्रोस्टोन, जो भी मिफेप्रिस्टोन है वो नहीं दी जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी पता लगाने के लिए लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के पहले कितने दिवस जोड़ने चाहिए? 9 माह, 9 माह 2 दिन, 9 माह 7 दिन और 9 माह 14 दिन। तो इसको याद रखने के लिए आपको निकल का फॉर्मूला वो याद करना है, बहुत इजी है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन सी, 9 माह 7 दिन। निकल का फॉर्मूला देखा होगा आपने, LMP, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। ये क्या है? निकल का फॉर्मूला, जो भी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है उसका पता करने के लिए। ठीक है, फिटोस्कोप से जो भी फिटल हेड साउंड है वो गर्भधारण की कितनी अवधि के बाद सुनी जा सकती है? किससे? फिटोस्कोप से। तो फिटोस्कोप की सहायता से हम 20 वीक पर सुन सकते हैं। ठीक है, कब सुनेंगे? 20 वीक पर। और 20 वीक से पहले सुननी है तो हम कब क्या काम में लेंगे? वो लेंगे डोपलर। आपने डोपलर नाम सुना होगा। ठीक है, डोपलर है, उससे हम सुनते हैं। डोपलर से कितने पे सुन सकते हैं? जो भी फिटल डोपलर है उसे 8 से 10 वीक पे। ठीक है, फिटल डोपलर आता है, उससे हम जो भी फिटस है उसकी हार्ट रेट सुन सकते हैं 8 से 10 वीक पे। ठीक है, लेकिन अगर फिटोस्कोप से सुनोगे तो वो सुननी पड़ेगी आपको 20 वीक पे, उससे पहले आपको नहीं पता चलेगा फिटोस्कोप से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितने से कम होने पे गर्भवती महिला को एनीमिक कहा जाता है? तो अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है, अगर उसके अंदर ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी है, वो 11 से कम है, 11 ग्राम पर डीएल से कम है, तो उसको एनीमिक कहा जाएगा। ठीक है, एनीमिया उसमें बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईयूसीडी का क्या तात्पर्य है? आप आईयूसीडी से क्या समझते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन में देखिए, इंट्रायूट्राइन कंट्रोल डिवाइस, इंट्रायूट्राइन कॉपर डिवाइस, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस और इंट्रायूट्राइन कॉन्टिन्यूस डिवाइस। राइट क्या है? ऑप्शन सी, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ये क्या है? IUCD। ठीक है, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। जैसे कॉपर टी हो गई, आपकी मिरेना है, लिपेस लूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः जो भी फिटल हार्ट रेट है वो कितनी होती है? फिटल हार्ट रेट 2 से 3 बार एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में पूछी गई है, तो वो कितनी होगी? वो होती है 120 से 160 पर मिनट। ठीक है, एडल्ट में एवरेज होती है 72 और 60 टू 100 के बीच में। ठीक है, एवरेज क्या मानते हैं? 72 बीट पर मिनट। ठीक है, ये जो यहाँ पे 120 से 160 है, ये किसमें है? फिटस की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिलीवरी पूर्व जांच में निम्नलिखित जांच की जानी चाहिए। डिलीवरी से पहले कौन सी जांच है वो की जानी चाहिए? ऑप्शन में देखिए, हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर, HCG, हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर, यूरिन एल्बुमिन, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, यूरिन शुगर, हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर और HPL। तो डिलीवरी से पहले क्या क्या जरूरी है? डिलीवरी से पहले हीमोग्लोबिन चेक करना जरूरी है। यूरिन में अगर कोई शुगर है वो देखना है, शुगर तो नहीं है कहीं यूरिन में। ठीक है, यूरिन में प्रोटीन तो नहीं है, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर और यूरिन एल्बुमिन करते हैं। ठीक है, डिलीवरी से पहले। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इसमें एक गर्भवती महिला को 4 माह के गर्भ पे टिटनस टॉक्सोइड का पहला टीका लगा था। एक लेडीज है, प्रेग्नेंट लेडी है। ठीक है, उसको 4 महीने के क्या लगा था? टिटनस का टीका लगा था। अब वह 8वें महीने पे जांच हेतु आई है, आप टीटी के बारे में क्या निर्णय लेंगे? एक लेडीज है, उसको चौथे महीने पे क्या लगा था? टिटनस का इंजेक्शन लगा था।
लेकिन वो उसके बाद में दोबारा कब आई है, 8वें महीने पे आई है। इस हिसाब से उसको कब आ जाना चाहिए था, 28 दिन बाद में या 4 वीक के बाद में। ठीक है, तो लेकिन वो कब आई है, 8वें महीने पे, 4 महीने बाद में आई है। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप CHO है, आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन में देखिए, टीटी का नहीं लगाएंगे, टीटी का दूसरा टीका लगाएंगे। टीटी का 0.5 ml की जगह 1.1 ml लगाएंगे, या आज टीटी का टीका लगाएंगे और महिला को 15 दिन बाद टीटी का एक टीका और लेने के लिए बुलाएंगे। तो इसका राइट आंसर ये होगा कि उस महिला को सिर्फ आप दूसरा टीका लगा दीजिए। आपको फिजूल की कोई बातें नहीं करनी, फिजूल का कोई काम नहीं करना, तीसरा टीका लगाना है, ज्यादा डोज लगानी है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप उसको सेकेंड डोज दे दीजिए। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन की मात्रा जांच के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। जो भी हीमोग्लोबिन है उसकी मात्रा को क्या जांच के लिए लिया है, सोडियम 10 HCl का में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भवती महिला को कौन कौन से संक्रमण के लिए जांच करना चाहिए। एक प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके लिए इन्फेक्शन के लिए कौन कौन से टेस्ट है वो करवाते हैं। ऑप्शन में देखिए, HIV, हेपेटाइटिस A सिफिलिस, HIV, हेपेटाइटिस B सिफिलिस, HIV, हेपेटाइटिस C सिफिलिस, HIV, हेपेटाइटिस E सिफिलिस। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, वो है ऑप्शन बी, HIV, हेपेटाइटिस B और सिफिलिस। प्रेगनेंसी में इनके जांच करवाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टोग्राफ में जो भी अलर्ट लाइन होती है और एक्शन लाइन होती है, इनके बीच में कितने घंटों का अंतराल होता है, कितने घंटों का गैप होता है। तो वो होता है 4 घंटों का। आपने पार्टोग्राफ देखा होगा। ठीक है, वो बीजी में आपने पढ़ा होगा पार्टोग्राफ में, उसमें जो भी अलर्ट लाइन है और एक्शन लाइन है उन दोनों के बीच में कितना कितना अंतर होता है, 4 घंटों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के कितने समय बाद में जो भी न्यू बॉर्न है उसको ब्रेस्ट फीड है वो शुरू करवा देना चाहिए। 1 घंटे के भीतर, 2 घंटे के बाद, चिकित्सक के कहने के बाद, या 6 घंटे के बाद। तो कब करवाना चाहिए, बच्चे का जन्म हुआ है तो आपको ज्यादा टाइम का वेट नहीं करना है, जितनी जल्दी हो सके आप उसको ब्रेस्ट फीड है वो करवा सकते हो। ठीक है, तो जन्म के 1 घंटे के भीतर है वो करवा सकते हो। आप जितनी जल्दी हो उसको ब्रेस्ट फीड है वो करवा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः प्रसव में औसतन कितना खून बह जाता है। नॉर्मल जो भी अगर डिलीवरी है उसमें कितना ब्लड है वो लॉस हो जाता है। ऑप्शन में देखिए, 100 ml, 300 ml, 500 ml और 700 ml। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 500 ml। और डिलीवरी के बाद में अगर जो भी ब्लड लॉस है वो 500 ml से ज्यादा हो जाए तो वो कौन सी कंडीशन में आएगा, PPH, पोस्ट पार्टम हेमरेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी प्लेसेंट है उसको कौन से बैग में डालोगी। ये क्वेश्चन मैंने 4 से 5 बार पहले ही करवा दिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा वो होगा येलो बैग। जो भी ह्यूमन एनाटॉमिकल ऑर्गन है, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, इसमें बॉडी का कोई भी पार्ट है वो आप किस में डालोगे, येलो बैग में। इसमें रेड में आप इन्फेक्शियस प्लास्टिक वगैरह वो डालोगे। जो भी ब्लैक बैग है इसमें आप जनरल वेस्ट डालोगे। ब्लू बैग है, ठीक है, लेकिन आजकल इनको चेंज कर दिया है। जो भी नॉर्मल वेस्ट है उसके लिए 2 तरीके के बैग बनाए हैं, ब्लू बैग और ये ग्रीन बैग। और जो भी शार्प है उसके लिए भी 2 बॉक्स बनाए हैं, व्हाइट बैग और ब्लू बैग। व्हाइट में हम क्या डालते हैं, जो भी स्केलपेल्स वगैरह है, नीडल है, वो व्हाइट जो पंक्चर प्रूफ में डालते हैं। ब्लू पंक्चर प्रूफ में हम जो भी कांच के होते हैं, कांच या फिर जो भी ऑर्थो के इम्प्लांट होते हैं वो डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है वो किस में जाएगा, वो जाएगा येलो बैग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मेटरनल मोर्टिलिटी रेट का सबसे मुख्य कारण क्या है। मेटरनल मोर्टिलिटी का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन में देखिए, सेप्सिस, टॉक्सीमिया, अनसेफ अबॉर्शन और हेमरेज। तो राइट आंसर क्या है, वो है हेमरेज। हेमरेज कौन सा, पोस्ट पार्टम हेमरेज। ठीक है, और ये किसके कारण से होता है, एटोनिक यूटेरस के कारण से देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनप्रोटेक्टेड कोइटस, अनप्रोटेक्ट कोइटस मतलब असुरक्षित गर्भाधारण। ठीक है,
गर्भ धारण कर लिया असुरक्षित, यानी बिना बिना वक्त के लड़की है वो प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, तो उसको कितने टाइम के अंदर जो भी आपातकालीन गर्भ निरोधक यानी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है वो ले लेनी चाहिए। ऑप्शन में देखिए 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर या 120 घंटे के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। जो भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है वो आपको 72 घंटे के अंदर ले लेने चाहिए, जिसमें आपकी आई पिल्स हो गई, ई पिल्स हो गई, अनवांटेड 72 हो गई, ठीक है, U72 हो गई। ये क्या है? ये है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। इसके अंदर क्या आता है? लेवोनॉर्जेस्ट्रोल आता है, ठीक है, तो ये लेते हैं कितने टाइम के अंदर? 72 घंटे के पीरियड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्टमार्टम स्टेलाइजेशन या डिलीवरी के कितने समय बाद करवाना चाहिए? ऑप्शन में देखिए 12 घंटे से 7 दिन, 24 घंटे से 7 दिन, 48 घंटे से 7 दिन या फिर 72 घंटे से 7 दिन। तो इसका राइट आंसर होगा 24 घंटे से 7 दिन इस टाइम पे। अगर इस टाइम पे नहीं करो तो फिर 6 वीक के बाद में, ठीक है, तो यहाँ पे ये राइट आंसर क्या होगा? 24 घंटे से 7 दिन के टाइम के बाद, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टेक्टमी के बाद कितने समय तक किसी परिवार योजना को अन्य तरीका इस्तेमाल करना चाहिए? अगर किसी आदमी ने वेस्टेक्टमी करवाई है तो उसको कितने टाइम पीरियड तक उसको जो भी एक्सटर्नल या फिर दूसरे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो अपनानी चाहिए? ऑप्शन में देखिए 1 माह तक, 3 माह तक, 2 माह तक या 5 माह तक। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन बी, 3 माह तक। 3 माह तक या 90 डेज या फिर 30 इजैकुलेशन, ठीक है, तब तक उसको क्या करना है? उसको क्या करना है? उसको जो भी बैरियर मेथड है वो काम में लेने हैं, जो भी अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो काम में लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवोनॉर्जेस्ट्रोल LNG IUCD है, ये कितने समय में बदल लेनी चाहिए? तो ये 5 वर्ष के अंदर है वो बदल लेनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NETEN नॉर एथेनड्रॉन एंड नफ्टेड जो भी गर्भधारण से कितने समय के लिए बचाता है? NETEN ये कितने टाइम तक बचाता है? ऑप्शन देखिए 1 माह, 2 माह, 3 माह या फिर 4 माह। तो जो भी NETEN है ये कितने टाइम तक बचाता है? ये बचाता है 2 महीने तक के लिए। डोज कितनी होती है इसकी? डोज होती है 200 mg और IM रूट से लगाते हैं, ठीक है। और आपने एक नाम सुना होगा DMPA 150 mg IM लगाते हैं। और कितने टाइम तक ये सुरक्षा प्रदान करता है गर्भधारण करने के लिए? ये 3 मंथ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUCD का सबसे अधिक पाया जाने वाला साइड इफेक्ट क्या है? किसी को IUCD लगाई तो उसमें सबसे ज्यादा कॉमन साइड इफेक्ट है वो क्या देखने को मिल सकता है? ऑप्शन में देखिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो देखने को मिल सकती है, लेकिन ये कॉमन नहीं है। एक्सेसिव मेनिस्ट्रुअल फ्लो, रप्चर ऑफ यूट्रस और एक्सपल्सन ऑफ IUCD। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? एक्सेसिव मेनिस्ट्रुअल फ्लो, उसमें ब्लीडिंग है वो देखने को मिलेगी। मेजर साइड इफेक्ट क्या है? ब्लीडिंग, हेमरेज, ठीक है, और सेकंड पेन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV संक्रमण पता करने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? HIV का पता करने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? ऑप्शन देखिए नॉर्थर्न ब्लॉट एंड एलिसा, इम्यूनोब्लॉट एंड एलिसा, साउथर्न ब्लॉट एंड एलिसा, वेस्टर्न ब्लॉट एंड एलिसा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन डी, वेस्टर्न ब्लॉट एंड एलिसा, ठीक है। वेस्टर्न ब्लॉट और एलिसा ये काम में लिया जाता है HIV का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडोलसेंस में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली पोषण संबंधित कमी कौन सी है? एडोलसेंस में सबसे ज्यादा कमी है किसकी देखते हैं? कौन सी न्यूट्रिशन की कमी देखते हैं? तो उससे कौन सी न्यूट्रिशन की कमी के कारण से कौन सी डिजीज हो सकती है? वो होगी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ये देखने को मिलता है, ठीक है, एडोलसेंस में। नेक्स्ट, वर्ल्ड में एडोलसेंस में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या है? एडोलसेंस जो भी आपके किशोर हैं उसमें सबसे ज्यादा डेथ रेट है वो किस कारण से होती है? डेथ किस कारण से होती है? तो वो होती है RTA, सड़क दुर्घटना, सड़क दुर्घटना से, RTA से, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, ये पता है टेस्टोस्टेरोन क्या एक हार्मोन है जो पाया जाता है केवल पुरुषों में, केवल महिलाओं में, केवल पुरुषों में यौन के समय या पुरुष तथा महिलाओं दोनों में?
तो टेस्टोस्टेरोन ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट, एडोलसेंस में बालक बालिकाओं में डीवर्मिंग के लिए अल्बेंडाजोल की कितनी डोज दी जाती है? एडोलसेंस में अगर किसी में डीवर्मिंग करना है तो उसके लिए अल्बेंडाजोल है। अल्बेंडाजोल कौन सी ड्रग है? ये एंटी हेलमिंथिक ड्रग है। ठीक है, तो इसकी डोज कितनी होगी एडोलसेंस में? वो होगी 400 mg। ओडी और एचएस, ओडी मतलब दिन में एक बार, दिन में एक बार, और एचएस मतलब एचएस होता है होरासोमनी। होरासोमनी मतलब सोने से पहले। तो 400 mg की डोज दी जाती है ये जो भी एडोलसेंस है उसको, कब? रात को सोने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे नाम है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती है। ठीक है, तो ये क्या है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से नहीं फैलती है, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वयस्क व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप नॉर्मल ब्लड प्रेशर वो कितना होता है? बताइए, नॉर्मल बीपी कितना होता है? तो वो कितना होता है? वो होता है 120 से 80 mmHg। 120 हो गया उसका सिस्टोलिक प्रेशर और 80 हो गया उसका डायस्टोलिक प्रेशर। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायबिटीज मेलाइटिस के जो भी पेशेंट है उसके उसमें कौन से लक्षण है वो देखने को मिलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है? ऑप्शन में देखिए, पोलीयूरिया देखने को मिलता है, पोलीडिप्सिया भी देखने को मिलता है, पोलीफेजिया भी देखने को मिलता है। तो ये सभी देखने को मिलती है किसमें? डायबिटीज मेलाइटिस में। तो उसमें पोलीयूरिया मतलब उसको क्लाइंट को पेशाब ज़्यादा लगेगा, पोलीडिप्सिया उसको प्यास ज़्यादा लगेगी, पोलीफेजिया उसको भूख ज़्यादा लगेगी। ये देखने को मिलता है किसमें? डायबिटीज मेलाइटिस में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य व्यक्ति में HbA1c की मात्रा कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए HbA1c की? तो वो होनी चाहिए 6 से कम। 6 से कम है तो आदमी क्या है? नॉर्मल है। अगर इससे ऊपर जाएगी तो फिर वो डायबिटिक की कंडीशन में जाने लग जाएगा। ठीक है, तो 6 से कम लेवल होना चाहिए किसका? HbA1c का। ठीक है, और ये कितने टाइम तक का जो भी शुगर बताता है? ये बताता है 3 महीने का या 90 डेज। ठीक है, और इसके लिए वाइल है। वाइल काम में लेते हैं सैंपल के लिए, कौन सी काम में लेंगे? जो भी पर्पल वाइल है, पर्पल वाइल काम में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वयस्क में रैंडम ब्लड शुगर की कितनी मात्रा से मधुमेह, मधुमेह मतलब डायबिटीज का संदेह होना चाहिए? अगर कोई क्लाइंट है, अगर उसका रैंडम ब्लड शुगर है वो 140 से ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो उसमें डायबिटीज मेलाइटिस के उसमें वो इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायबिटीज मेलाइटिस की सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जटिलता कॉम्प्लिकेशन क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन, सबसे ये जो भी देखा जाने वाला कॉम्प्लिकेशन है जरूरी है, वो क्या है? वो है हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कैंसर किस प्रकार फैलता है? बताइए, मानव शरीर में कैंसर किस प्रकार फैलता है? त्वचा के माध्यम से, लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से, रक्त के माध्यम से, या बी एंड सी दोनों? तो इसका आंसर होगा बी और सी दोनों। स्किन से कोई भी कैंसर नहीं फैलता। लिम्फेटिक सिस्टम है, इससे कार्सिनोमा देखने को मिलता है। ब्लड से क्या देखने को मिलेगा? सार्कोमा। तो राइट आंसर क्या होगा? बी एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सभी कारण स्तन कैंसर का जोखिम बढ़ाते हैं सिवाय एक के। ये सिवाय एक मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट। इसमें सभी कारण है किसके? ब्रेस्ट कैंसर के, लेकिन एक को छोड़कर। लेट मेनोपॉज ये कारण है किसका? ब्रेस्ट कैंसर का। ओवरवेट भी है। सेक्स विद मल्टीपल पीपल ये नहीं है। अगर कोई लेडीज है मल्टीपल लोगों से सेक्स कर रही है तो उसमें जो भी सर्वाइकल कैंसर है वो देखने को मिल सकता है, लेकिन उसमें ब्रेस्ट कैंसर देखने को नहीं मिलता। लेक ऑफ एक्सरसाइज है, ये भी ब्रेस्ट कैंसर को कॉज कर सकती है। सेक्स विद मल्टीपल पीपल ये कॉज नहीं करता इसको, ब्रेस्ट कैंसर को। यहाँ पे एक्सेप्ट है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का सबसे उपयुक्त समय कब होता है? ब्रीस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन वो कब करना चाहिए? तो वो कब करेगी लेडी? वो करेगी जब मेंस्ट्रुएशन का जो फर्स्ट डे है उसके 7 से 10 दिन बाद में। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, जो भी मेंस्ट्रुअल पीरियड है उसके जो फर्स्ट डे है उसके 7 से 10 दिन बाद में क्या करेगी जो भी लेडी है वो बी ऐसी करेगी, ब्रीस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करेगी, अपने हाथ से मिरर के सामने खड़ी होके जो भी चेक करेगी उसमें किसी तरीके का लंप या किसी तरह की ट्यूमर वगैरह तो उसको फील नहीं हो रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान तंबाकू सेवन करने से क्या होगा? अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई लेडीज है अगर वो तंबाकू खा रही है तो बच्चे उसमें एक बेबी है वो क्या देखने को मिलेगा? वो देखने को मिलेगा लो बर्थ वेट बेबी देखने को मिलेगा। ठीक है, लो बर्थ वेट बेबी है देखने को मिलेगा अगर कोई लेडीज है वो तंबाकू का सेवन कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन इंजेक्शन सामान्यतः किसको दिए जाते हैं? वो दिए जाते हैं टाइप फर्स्ट जो भी डायबिटीज मेलाइटिस है उस वाले केस में क्या दिए जाते हैं? इंसुलिन के इंजेक्शन है वो दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः मानव विकास के लिए प्रतिदिन आयोडीन की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? मानव विकास के लिए जो भी नॉर्मल कितनी आयोडीन की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 100 से 150 माइक्रोग्राम। नेक्स्ट, सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन इस्तेमाल की जाती है? अगर जो भी सर्वाइकल कैंसर है उससे बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन काम में लेते हैं? ऑप्शन में देखिए, आईपीवी वैक्सीन, हेपेटाइटिस वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन, एचपीवी वैक्सीन। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वो होगा एचपीवी वैक्सीन। ठीक है, जो भी सीएचओ की एग्जाम हुई थी राजस्थान सीएचओ की उसमें 100 क्वेश्चन आए थे 2020 में। ठीक है, तो अगर आप राजस्थान सीएचओ की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। कोर्स सिर्फ 399 रुपए में 1 साल के लिए। इसमें आपको पीडीएफ, मेगा टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, कम्युनिटी टेस्ट, जीके रीजनिंग और वीडियो लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर वो मिल जाएंगे। करना क्या है, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, होम नर्सिंग अकेडमी हमारी एप्लीकेशन है, डाउनलोड कीजिए, कोर्स को बाई कीजिए और हम अपनी तैयारी वो जारी कीजिए। ठीक है, ये था राजस्थान सीएचओ के बारे में। फिलहाल के लिए इतना ही। होम नर्सिंग अकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।